उत्तराखंड के विद्यार्थियों, आज जैसा कि आपको पता ही है, हमारा हरिवंश राय बच्चन और उनकी जो कविता थी आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो समाप्त हो गया। और इसके बाद है हमारा दूसरा है आलोक धनवा। और आलोक धनवा जो है, इनका थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय हम देख लेते हैं, ठीक है। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर जनपद में हुआ था। इन्होंने कम उम्र में ही गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता प्राप्त कर ली। इन्होंने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया, ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। इनका जो कविताओं का संग्रह था, जैसे कि रचनाएं हैं दुनिया रोज बनती है 1978 में, और जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और पतंग हम आपको इसमें से करा रहे हैं। देखें आरोप भाग 2 है किताब का नाम। और उसके बाद कवि जो है आलोक धनवा है, काव्य भाग है आपका ये। इसमें से क्या होता है बच्चों, काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। देखिए कविता, देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। इसमें जो कवि है, इसमें कवि बता रहा है बच्चों, इसमें जो है वो आलोक धनवा जी वर्णन किस चीज का कर रहे हैं कि बच्चे जब छतों पर खेलते हैं और खेलते हैं, उस समय वो जो पतंग उड़ा रहे होते हैं, पतंग उड़ाते हैं, वो अपनी धुन में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें गिरने का भय नहीं सताता। वो अपने आप को पतंग की डोर के साथ जो है खींचे चले जाते हैं उसके पीछे पीछे, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं, इसमें जो पहला प्रश्न बनता है, पहले कविता तो मैंने अभी पढ़ी थी, कविता है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी पर घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। पतंग उड़ाने के लिए जो बेसुध दौड़ते हैं, कहाँ दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, क्योंकि छतों पर दौड़ते हैं पतंग उड़ाने के लिए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। और दिशा जो है, ऐसे दिशाओं की तरफ भागते हैं जैसे कुछ मृदंग बज रहा हो। मृदंग एक बजाने वाला यंत्र होता है जिसका वो गायन वादन में प्रयोग किया जाता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो जब उनको गिरने से कौन बचाता है, उनके ही शरीर का रोमांचित संगीत उनको जो है बचाता है, उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत ही उनको बचा लेता है। प्रश्न देखें, जन्म से ही अपने साथ कपास लाने का क्या अर्थ है बच्चों। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आएगा। देखो 2011 में इन्होंने पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे, जन्म से ही वे अपने साथ कपास लाने का अर्थ यह है कि बच्चे जन्म से ही कपास के समान कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, उनको जैसे चाहे हम वैसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। छतों को भी नर्म बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, ये भी 2011 में पूछा है। छतों को भी नर्म बनाने के लिए बच्चे बेसुध दौड़ लगाते हैं। उनको लगता ही नहीं छत एकदम नर्म है, बस उसमें ऐसे चलते जैसे जमीन पे चल रहे हो, भागते कूदते इधर उधर छलांग लगाते हुए अपने ही लक्ष्य पे ध्यान होता है उनका, सिर्फ पतंग उड़ाने पे। रोमांचित शरीर के संगीत का क्या आशय है, स्पष्ट
रोमांचित शरीर के संगीत का आशय स्पष्ट कीजिए। 2011 में पूछा है। रोमांचित शरीर के संगीत का आशय देखने वालों के उस समय के रोमांच से है जब बच्चों के शरीर का लचीलापन उन्हें छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेता है। उनका शरीर ऐसा हो जाता है, उसमें लचीलापन होता है और वो उनको गिरने से बचाता है। दूसरा देखें इसका, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरते हुए चले आते हैं मतलब आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जैसे डाली होती है उसके लचीले वेग की तरह वो झुकी हुई रहती है ना, झुकी हुई रहती है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। रंधों से मतलब यहाँ पे भावनाओं से, भावनाएं हैं उनकी जुड़ी हुई। देखिए प्रश्न को, इसी में से प्रश्न इस तरह से पूछेगा, छतों के खतरनाक किनारों तक कौन किस तरह आते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक कौन किस तरह आते हैं। अभी बताया छत के खतरनाक किनारों तक पतंग उड़ाते हुए बच्चे लचीली डाल की तरह पेंग भरते हुए आते हैं। ठीक है, दौड़ लगाते हुए आते हैं, पेंग भरते हुए आगे बढ़ते हुए। उन्हें गिरने से कौन बचाता है। 2009 में पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें गिरने से बचाता है उनके रोमांचित शरीर का संगीत और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां भी उनको बचाती है। देखें, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी 2009 में पूछा है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों से ग देखें उत्तर। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों का आशय यह है कि आकाश में ऊंचाई पर उड़ती पतंगों की प्रत्येक छोटी से छोटी हलचल भी उनको उड़ाने वाले बच्चों में उसी प्रकार अनुभव की जा सकती है जिस प्रकार हृदय की धड़कन शरीर के किसी भी भाग में अनुभव की जा सकती है। पतंग की वह हलचल यदि पतंग को और ऊंचाई तक पहुंचाने वाली होती है तो उससे उड़ाने वाले बच्चों का उत्साह और बढ़ जाता है। जैसे जैसे पतंग और ऊंची होती जाती है, बच्चों का उसमें उत्साह और बढ़ जाता है, वो और खुश होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, उनमें उत्साह बढ़ जाता है, हलचल मच जाती है उन्हें, तो उससे उड़ाने वाले बच्चों का उत्साह बढ़ जाता है। और यदि वह नीचे आने वाली होती है तो उनके उत्साह में क्या दिखाई देती है, हमें एक कमी दिखती है, स्पष्टता नहीं दिखती और बेचैनी दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद देखो, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पतंगों की धड़कती, जैसे जैसे पतंग ऊपर जाती है तो बच्चों का उत्साह बढ़ता है, जैसे वो नीचे आ जाती है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, उनको स्पष्ट नहीं दिखता, उनको हलचल मच जाती है, बेचैनी हो जाती है कि कैसे हमारी पतंग जो है ऊंचाई तक ऊंचे से ऊंचा उड़े। रंधों के सहारे का अर्थ बताए। रंधों के सहारे भावनाओं और अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं और भावनाओं के सहारे, और फिर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, भागते रहते हैं पतंग के पीछे, उन्हें गिरने से भी डर नहीं लगता। इनकी दूसरी कविता है काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न, जैसे कि सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। ये भी कविता देखिए। उपयुक्त पंक्तियों के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। सवेरे की लाली उत्साह के प्रतीक के रूप में लोगों में आलस्य को भगाकर उन्हें कर्मरत होने के लिए प्रेरित करती है। शरद ऋतु के आगमन पर वातावरण की रमणीयता का अलंकारिकता वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि वर्षा ऋतु में नदी नालों में बाढ़ें आती रहती हैं, जिस तरह उन्हें पुलों के द्वारा पार करना पड़ता है। अब शरद ऋतु के आगमन पर इन पुलों की आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि वहां वर्षा ऋतु की उन बाढ़ रूपी कठिनाइयों को लांघ कर शरद के स्वच्छ शांत वातावरण में उपस्थित हो गया है। ये उपयुक्त पंक्तियों का भाव पक्ष स्पष्ट कीजिए। वो जो सवेरे की तुलना किससे कर दिया, खरगोश के आंखों से कर दिया, क्योंकि सवेरा कैसा लग रहा है, सूर्य की किरणों से लाल लग रहा है। और शरद आया, शरद मतलब शरद ऋतु का आगमन हो गया,
और ऐसे आ रहा है जैसे कि पुलों को, सब चीज को पार करते हुए, नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए वो धीरे धीरे जमीन पर आ रहा है। तो रमणीयता इसमें देखें, जिस कारण उनके पुलों के द्वारा पार करना पड़ता है। अब शरद, वर्षा ऋतु में तो पानी भर जाता है तो पुलों से आते हैं बच्चे। अब शरद ऋतु के आगमन में इन पुलों की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा देखें प्रश्न, उपयुक्त पंक्तियों के कला पक्ष को लिखिए। इन काव्य पंक्तियों में शरद ऋतु के सवेरे की चमक एवं लालिमा की उपमा खरगोश को लाल आंखों से दी गई है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है, दृष्टव्य है। शरद का मानवीकरण किया गया है, उसे पुल पार करते हुए और साइकिल चलाते हुए दर्शाया गया है। जैसे पुल पार करते हुए उसकी तुलना कर दी है, पुल पार करते हुए और साइकिल चलाते हुए। साइकिल के साथ नई और चमकीली विशेषण अत्यधिक सटीक बन पड़े हैं। शरद बड़ी तेजी के साथ आता है, उसकी तुलना में साइकिल चलाते बालक से की गई है। खरगोश और साइकिल चलाते हुए बालक का बिंब साकार है और पुलों को पार करते हुए अनुप्रास दृष्टव्य है। भाषा में लाक्षणिकता का दृष्टव्य है। केवल आपको इसका कला पक्ष थोड़ा सा लिखना है, बस इसमें मानवीकरण है, ये लिख देना आप। इन काव्य पंक्तियों में शरद ऋतु के सवेरे की चमक एवं लालिमा की उपमा खरगोश की लाल आंखों से दी गई है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग दृष्टव्य है। शरद का मानवीयकरण किया गया। शरद ऋतु का कैसे, उसको पुल पार करते हुए और साइकिल चलाते हुए दर्शाया है, तो उसका मानवीयकरण हुआ है। बस यहीं तक लिखिएगा आप कॉपी पे। कविता की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न उत्तर। देखो, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को धीर, वीर और निर्भीक अनुभव करते हैं। जब हम उस परिस्थिति का सामना कर लेते हैं तो हमें फिर जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, हम उसको आसानी से पार कर लेते हैं। ठीक है, अगला देखें। इसमें आगे भी लिखा है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है ना। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमने पहले जैसे खतरनाक परिस्थितियों पर विजय पाई है, वैसे ही हम इन चुनौतियों पर भी विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। इन चुनौतियों में की बाधाएं हमें तनिक भी विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि हम पहले से ही उन पर विजय पाने का अभ्यास कर चुके हैं। देखिए प्रश्न 2, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लक्ष्य से क्या संबंध है? रोमांचित शरीर का संगीत का अर्थ होता है अत्यधिक उत्साह, अत्य आनंद और अकस्मात किसी खतरे से बचने और निकलने का अनुभव व्यक्ति के शरीर में रोमांच उत्पन्न कर देता है। यह रोमांच हमारे भावों, विचारों, संबंधों और हमारे कार्यों को एक नई दिशा देकर जीवन को साकार बनाता है। सीधे स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि रोमांचित शरीर का संगीत हमारे जीवन की लय के साथ समन्वय स्थापित करके उसे गति को तीव्र एवं सपाट बनाता है। आगे देखें। महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती चर्चा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से प्रश्न आएगा। केवल एक धागे के सहारे, एक धागा होता है जो पतंग पे बंधा होता है, आकाश में चंचलता से नाचती, आकाश को नित्य ऊंचाइयों को छूती, तो बच्चों का उत्साह बढ़ने के साथ साथ उनके हृदयों की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। बच्चे एक स्थान पर स्थिर होकर उसको फटाफट निहारते हैं। पतंग के साथ जब उनकी यह तन्मयता भंग होती है, मतलब बहुत ज्यादा एकाग्रता से वो पतंग उड़ाते हैं, और जब उनकी भंग होती है तो उनकी दृष्टि उस स्थान पर पड़ती है जहां पर वो खड़े होते हैं, तो उन्हें पता चलता है वो छत के बिल्कुल किसी खतरनाक किनारे पर खड़े हैं, जहां से कि वो कभी भी घायल होकर गिर सकते हैं। इस स्थिति को देखकर मानो पतंग की डोर नहीं उन्हें गिरने से संभाल रखा हो। आगे देखें, एक प्रश्न है, ये बोल रहा है कि पतंग जो कविता है आलोक धनमा की, इसके केंद्रीय भाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। केंद्रीय भाव का भी बोल सकता है या प्रतिपाद्य भी बोल सकता है, इसका उद्देश्य भी बोल सकता है। तो ना एक ही है, तीनों चीज एक ही है। 2009 में पूछा है, 2012 में पूछ रहा है, 12 में इस तरह से पूछा है, पतंग शीर्षक कविता की विषय वस्तु का निरूपण कीजिए कि भी किस विषय वस्तु पे लिखी गई है। ये भी 2018 में पूछा है। तो एक ही बात है बच्चों, आपको क्या करना है, सिर्फ
मेन चीज पे फोकस करना है कि इसका केंद्रीय भाव क्या है, इसका इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। अगर अलग तरह से भी पूछता है पतंग कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो घबराना नहीं है कि भाई अलग तरह का प्रश्न पूछ दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं सोचना, ये तुम्हें आ जाएगा। इसमें बस जो भी कहना चाहता है, देखो पतंग जो है कविता किसने लिखी है, अभी मैंने कवि का नाम बताया, आलोक धनवा ने पतंग कविता, और उसको उड़ाने वाले बच्चों के चित्रण के माध्यम से बताना चाहा है कि खतरों की चिंता न करते हुए अपने कार्यों को हमें ददचित्त होकर, यानी तन्मयता से होकर करते रहने से ही जीवन में हमें वास्तविक रोमांच है। पतंग उड़ाते बच्चों छतों के खतरनाक किनारों की चिंता न करते हुए एक छत से दूसरी छत पर कूदते फिरते हैं और क्या करते हैं, अत्यधिक उत्साहित से परिपूर्ण ये बच्चे भी आसमान में उड़ती पतंगों के साथ अपने श्वास और प्रश्वास के द्वारा उड़ते दिखते हैं, क्योंकि उस समय वे भावलोक की अनंत ऊंचाइयों के उस पार विचरण कर रहे होते हैं। अपने भावलोक में खोए रहने के कारण ही उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का ध्यान नहीं रहता। जब कभी ये बच्चे छतों के उन खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और चोट से बच जाते हैं, तब वे और अधिक निडर होकर उभरते हैं। मतलब कि वो जो उन्हें चुनौतियों का सामना करना आ चुका है, वो गिरने के बाद चोट से बच भी जाते हैं। अपनी इस निडरता के द्वारा आसमान में चमकते सूरज को भी छू लेना चाहते हैं। अब उन्हें गिरने का भय नहीं सताता, अतः वे विस्तृत आकाश में सूर्य के समान ऊंची और ऊंची पतंग उड़ाने के लिए लालायित रहते हैं। आशय देखो, आशय यही है कि खतरों से खेल कर ही व्यक्ति निडर बनता है और उत्साहित बनता है और निडर तथा उत्साहित व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, है मतलब जब हम खतरे लेंगे, अगर हम खतरा मोल लेंगे तो हम उससे बचने के उपाय भी ढूंढ ही लेंगे। चुनौतियों का सामना करेंगे तो हम उससे निकलने का उपाय भी ढूंढ लेंगे, तभी हम जीवन में क्या होंगे, सफल हो पाएंगे। देखो 5वां प्रश्न देखो, आसमान में नील रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे विचार आते हैं, काव्यात्मक भाषा में लिखिए। 2015 में पूछा है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हमारे मन में ख्याल आता है, काश हम भी पतंग की तरह आकाश में उड़ सकते, संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते, देश नगर जाति बाधाएं हमें न रोक पाती, हमारी एक विश्व की अवधारणा को साकार करने का आधार हमें प्राप्त हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है ना, पूरा विश्व एक है। देखो दिशाओं को मृदंग करने की तरह बजाने का क्या अर्थ है, 2016 में पूछा है। पतंग उड़ाते समय बच्चे चारों दिशाओं में पतंगों के पीछे छतों में दौड़ लगाते हैं, ठीक है, चारों दिशाओं की तरफ दौड़ लगाते हैं। उनके पैरों के पड़ने से छतों में मृदंग जैसी गंभीर ध्वनि निकलती है। जब उनके पैर पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मृदंग की ध्वनि। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसको हाथों से बजाया जाता है, पुराने समय में बजाया जाता है, ढोलक की तरह होता है, हल्का फुल्का है, तो ढोलक की तरह ही होता है यह ध्वनि। केवल क्योंकि चारों दिशाओं से आ रही होती है तो लगता है मानो बच्चे दिशाओं को मृदंगी की तरह बजा रहे हैं। बच्चों आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें पतंग का चित्रण किया आलोक धनवा जी ने, बच्चों को दिखाया है कैसे छतों पर निर्भीक होकर दौड़ लगाते हुए पतंग की डोर को पकड़े हुए खतरनाक ऊंचे से ऊंचे छतों में दौड़ लगाते हुए भागते हैं और वो डरते भी नहीं, अगर गिर गए तो चोट से बच जाते हैं, अतः वो और ज्यादा निडर हो जाते हैं। इसी के साथ आपका ये जो है आलोक धनवा मैंने करा दिया आपको। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके बच्चों रोज पढ़ें। ये नहीं एक दिन बहुत सारा पढ़ लिया अगले दिन कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, जोश में बहुत सारा ऐसे नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है और प्रश्न इसमें से ज़रूर आएंगे, ठीक है। इसी के साथ जो है मैं जो है ये वीडियो का जो है समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।